गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी क्लास 8 सोयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर आज हम करने वाले हैं। बड़े ही सिंपल वे में करेंगे क्वेश्चंस, हर एक को समझ में आएगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोयल फॉर्मेशन। कि सोयल फॉर्मेशन में कौन कौन से मेन क्लाइमेट फैक्टर हैं जो सोयल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नंबर वन इज टेम्परेचर, द सेकेंड इज रेनफॉल। जी हाँ, टेम्परेचर आप जैसे जानते ही हैं कि जो टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीजेस होता है उससे होता क्या, जो रॉक्स हैं जो वो रॉक्स क्रैक होने लगती है टेम्परेचर के साथ में, या फिर टेम्परेचर जो चेंजेस होता है दिन रात के टेम्परेचर में जो चेंजेस होता है जैसा आपने इस लेसन में पढ़ा, उसकी वजह से भी रॉक्स जो है विदरिंग एक्टिविटीज होने लगती है, या फिर रेनफॉल है वो सोयल के जो फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंसेस करती है। तो विदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस फॉर्मेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ह्यूमस मतलब जो मिट्टी के लिए ह्यूमस की रिक्वायरमेंट, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ह्यूमस की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ह्यूमस बनती कैसे है, जैसे आपके नेचुरल वेजिटेशंस के जो वेजिटेशन के पत्ते हैं, पौधे गले सड़े जो हैं वो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बारिश की वजह से गल सड़ जाते हैं, या फिर डेड एंड डिकेड एनिमल्स प्लांट्स की वजह से जो आपके ऑर्गेनिक मैटर्स हैं लाइक आप बैक्टीरिया के साथ में प्रोटोजोआ, वायरसेस, फंगाई, ये सब इनको जो डेड एंड डिकेड एनिमल्स है इनको कन्वर्ट कर देते हैं एकदम माइक्रो में, वो ह्यूमस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टूडे। कि जो लैंड का डिग्रेडेशन है, क्वालिटी ऑफ लैंड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, नो डाउट सभी जानते हैं। तो इसको कौन कौन से फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेन फैक्टर्स की बात करेंगे जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। वो नंबर वन है ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। हम जो खेती के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नंबर टू, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पेड़ पौधों के काटने से क्या हो रहा है, लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। जो ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड भी फिर जो है ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से पेड़ पौधों की डिमांड बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। जो लार्ज स्केल के ऊपर डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट कवर का, या फिर एग्रीकल्चर लैंड का इस्तेमाल हो रहा है, वो इट इज़ अ फेयर ऑफ लॉजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। जो आपकी लैंड है उसका धीरे धीरे रिसोर्स का लूज होने, यानी कि इसकी क्वालिटी जो खराब होती जा रही है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। क्यों बोलते हैं लैंड को इम्पोर्टेंट रिसोर्स? आप सभी जानते हो कि लैंड हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट कैन बी पुट टू यूज फॉर वेरियस पर्पजेस, लाइक ह्यूमन बींग भी इसी के ऊपर सेटल हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर करते हैं, खेती वो भी लैंड के ऊपर करते हैं, या फिर बात करें फॉरेस्ट्री की, पेड़ पौधे, माइनिंग एक्टिविटीज, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स, या फिर आप इंडस्ट्रीज जो सेटअप करते हैं वो सब कुछ लैंड के ऊपर कर रहे हो, तो लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, नेम एनी टू स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सरकार की तरफ से कौन कौन से जो स्टेप लिए हैं सुरक्षा के लिए प्लांट्स और एनिमल के लिए। तो प्लांट्स और एनिमल के जो सेव करने के लिए सरकार के इनिशिएटिव्स, क्या क्या इनिशिएटिव लिए, चलो डिस्कस कर लेते हैं। सरकार की तरफ से नेशनल पार्क्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टेब्लिश की जा रही है, बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। थोड़ा सा एक फोकस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये जो है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए वाइल्ड एनिमल्स, ये लेस रिस्ट्रिक्शन है, इसके ऊपर आने जाने पे इतना ज़्यादा मनाही नहीं होती है। ये प्राइवेटली ऑन्ड भी हो सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकती है। नेशनल पार्क गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती हैं, ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स को, एनिमल को। वहाँ पर खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सिर्फ एनिमल्स के लिए थे। जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल हो गया, या फिर हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करें, या एंटायर इकोसिस्टम, फ्लोरा, फौना और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यहाँ पर आना जाना रिस्ट्रिक्टेड बहुत ही ज़्यादा। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर सुंदरबन नेशनल पार्क की। बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़े होते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट हो सकते हैं, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़े हैं। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करी जाती है। वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स इस एरिया में रहते हैं, और रिस्ट्रिक्शंस जोन के मुताबिक ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है इनको जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और जोन जो कोर जोन है वहाँ पर मूवमेंट, ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज पे रिस्ट्रिक्शन है। ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक एग्जाम्पल अच्छा हो सकता है इसके लिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स बड़े होते हैं नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। बात करें तो पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है, और इसके अंदर इसका एक पार्ट है नेशनल पार्क सतपुरा नेशनल पार्क, इसका एक पार्ट है। नंबर 2 बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको नंबर 1 है बोरी और दूसरा पंचमढ़ी के। अब हम अपने चैप्टर के उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जो है हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव, तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या फिर हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, वो तो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ के लिए हमने बता दिए, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है। दूसरे गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है, चाहे सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में इतनी अवेयरनेस, आप स्कूल के अंदर भी पेड़ पौधे लगाने की बात होती है, तो ये कहाँ तक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव से जो आप तक पहुँचा। या फिर वन महोत्सव, जब बारिश का सीजन होता है तो वन महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें इनकरेज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की हम डिस्कशन कर लेते हैं। सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। वाटर को बचाने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। जल ही जीवन है, आपने तो सुना ही है, तो वाटर को, रिसोर्स को बचाने के तरीके के बारे में बात कर लेते हैं मेन रूप से। नंबर 1 हो गया फॉरेस्ट कवर को बढ़ाइए। वेजिटेशन वो क्या करेगा, जो वेजिटेशन है फॉरेस्ट कवर क्या करेगी, जो ऊपरी जो सॉइल है उसके जो सरफेस के रन ऑफ को प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा आपका स्टेप ले सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर, यू कैन सेव द अंडरग्राउंड वाटर, रिप्लेनिश कर सकते हो, इसकी पूर्ति कर सकते हो बाई रेन हार्वेस्टिंग। रेन हार्वेस्ट कैसे कर सकते हैं आप बेहतर जानते हैं। आप अपनी छत के ऊपर पानी इकट्ठा करके नीचे एक टैंक जैसा छोटा टैंक बना सकते हो, उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से आप जिस तरह से एक डेप्थ में, काफ़ी डेप्थ तक एक होल क्रिएट कर सकते हैं लैंड के अंदर, और उस होल के थ्रू पूरा वाटर टेबल को भी रिचार्ज कर सकते हैं, पानी की टेबल ऊपर आ जाती है। ऐसे अगर सब लोग इनिशिएटिव लेंगे तो। इसका थर्ड जो इसका पॉइंट है रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। आप क्या कर सकते हो, जो इरिगेशन है उसमें पानी का जो लॉस ज़्यादा ना हो। जो देखा वाटर लॉगिंग होता रहता है खेतों के अंदर, इतनी हाई ऊंची ऊंची मेंट बना देते हैं, उनको पूरा खेत की क्यारी को पानी से भरते हैं, वो ज़रूरत नहीं है। आजकल तो स्प्रिंकलर्स आ गए, फवारा जिससे पानी खेतों में दिया जा सकता है, और उससे भी अच्छा आपका माइक्रो ड्रिप फार्मिंग का मेथड है, जिसमें आप पौधे की जो जड़ है वहाँ पर ड्रिप के रूप में, काफ़ी महाराष्ट्र के अंदर जो अंगूर की खेती ऐसे करते हैं, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। माइक्रो ड्रिप इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रूव हो सकता है। अब नंबर 2 क्वेश्चंस जो है ये MCQ टाइप है। नंबर 2 टिक द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इसमें है नंबर 2 का 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन।
नंबर 1, ये जो 3 फैक्टर्स दिए हैं उनमें से हमको बताना है कि सॉइल फॉर्मेशन में कौन सा मदद नहीं करता है, कौन सा फैक्टर नहीं है। कौन कौन से फैक्टर की बात हो रही है? टाइम, बिल्कुल टाइम जो है हेल्प करता है सॉइल फॉर्मेशन में। सॉइल टेक्सचर जी नहीं, सॉइल की जो बनावट है वो कहीं हेल्प नहीं करने वाली। ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सॉइल फॉर्मेशन में हमने बात की थी, ऑर्गेनिक मैटर की बात की थी, चाहे डेड एंड डिकेड प्लांट्स और एनिमल की हमने बात की थी या बात की थी हमने। फिर ऑर्गेनिक मैटर में आप जो आपके बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटोजोआ, फंगाई या फिर वायरसेस, ये सारे कन्वर्ट कर देते हैं डेड एंड डिकेड प्लांट्स और एनिमल को, जो कि फिर बाद में ह्यूमस फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लॉप्स? दो तीव्र ढलान है, एकदम शार्प ढलान है, उसमें सॉइल इरोजन नहीं हो, कौन कौन से फैक्टर्स हम इस्तेमाल, कौन इनमें से तीनों में से कौन सा फैक्टर है मेन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है? शेल्टर बेल्ट्स जी नहीं। शेल्टर बेल्ट कौन सी होती है? जो आप कोस्टल एरिया में प्लांट्स और ट्रीज का प्लांट करते हैं उनको शेल्टर बेल्ट कहते हैं, या फिर किसी खेत के चारों तरफ जो आपने पौधे लगा, पेड़ लगा दिए वो शेल्टर बेल्ट कहलाएंगे। वो आपकी जो सॉइल इरोजन को जरूर रोकते हैं, लेकिन हम बात करें शार्प स्टीप स्लोप्स की, जो ढलान के अंदर जो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। मल्चिंग ये भी नहीं हो सकता। मल्चिंग वो खेती की टेक्निक है जिसमें कुछ गैप देकर ड्यूरेशन बिजाई की जाती है। जैसे सपोज करो महीने भर पहले आपने गेहूं उगा दिए और उसी के साइड में, उसी में के जो उसी 1 एकड़ के ज़मीन में कुछ एक हलाई, फिर बाद में उसके बाद में किसी दूसरा बिजाई कर दिया, तो वो जैसे गेहूं की कटाई होने के बाद में वहाँ पर वो जो दूसरी फसल आपने 1 महीने बाद में बिजाई की है वो वहाँ पर रहेगी। तो इस वजह से सॉयल इरोजन ड्यू टू विंड और फिर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा, वो मल्चिंग है। तो टेरेस कल्टीवेशन इसका आंसर होगा, ये है सी। जी हाँ, टेरेस कल्टीवेशन हेल्प करेगा सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में। जो शार्प स्टीव टेरेस कल्टीवेशन आपने देखा है, जो तीव्र ढलान की पहाड़ियाँ वहाँ पर जो स्टेप बनाकर खेती की जाती है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 है एमसीक्यू का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर? नेचर, प्रकृति के सुरक्षा में कौन सा फेवर में नहीं है? तो स्विच ऑफ करोगे लाइट बल्ब को जो यूज में नहीं है, तो ये तो प्रकृति की सुरक्षा की बात है। जो आप बिजली की बचा रहे हो, अच्छी बात है। सेकंड, क्लोज द टैप, ये वाटर सेविंग हो गया जब यूज में नहीं है। थर्ड है सी, डिस्पोज पॉलीपैक्स। जी हाँ, पॉलीपैक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आप वो मिट्टी के पास में या मिट्टी के अंदर कितने दिन दबा के रखो, वो समाप्त नहीं होते हैं। तो वो जो है उस ये कहीं भी आपको हेल्प नहीं करने वाला है कंजर्वेशन में। तो नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में इसका कहीं हेल्प नहीं होने वाला है। इसीलिए हम पॉलीबैग्स के इस्तेमाल पे रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है। कुछ इसके लिमिट रखिए, किस मिनिमम कितनी थिकनेस होनी चाहिए, उसी के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल रहती है। नंबर 3, मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए में आप देख रहे हो, उसको मैच करना होगा कॉलम बी के साथ। सबसे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम ए में लैंड यूज। लैंड यूज, जी हाँ, लैंड का यूज कीजिए प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। तो बी में सेकंड के साथ में ह्यूमस, नंबर सेकंड आ गया कॉलम ए में ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? वो ऑर्गेनिक मैटर है डिपॉजिटेड ऑन दिस टॉप सोइल। मैं बात कर चुका हूँ, डेड एंड डिकेड प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो गला सड़ाकर उनसे ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, और उसमें बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस और प्रोटोजोआ हेल्प करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है रॉक डैम कॉलम ए में। और रॉक डैम कहाँ पर हेल्प करने वाले हैं? ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। किस तरह से? जहाँ पर मिट्टी का कटाव होता है या फिर लैंडस्लाइड होती है, वहाँ पर आप पत्थर से एक दीवार जैसा चिन्ह देते हो। मैंने आपके पास पहले भी इमेज भेजी हुई है, और वो दीवार आपकी हेल्प करने वाली है सॉइल इरोजन को रोकने में। इसी के साथ ये वाला मैच द फॉलोइंग आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। इफ ट्रू गिव द रीजन और फॉल्स है तो भी रीजन दीजिए। नंबर 1, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। बिल्कुल सही बात है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन एरिया है जहाँ पर खेती की जाती है वो और पॉपुलेटेड रीजन है। कारण क्या है पहले ही मैं बता चुका हूँ इसका, ये ट्रू है। लेकिन कारण क्या है इसका, क्योंकि जो रिवर वैलीज है, जो नदियाँ जो बहती है उनके बीच में जो प्लेन क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ है। वो जो लैंड है वो हर साल रिन्यू होती रहती है, न्यू एल्यूवियम सॉयल है। और इस पर खेती करने के पर्पज से क्या होता है, यहाँ पर अच्छी खेती होती है। और जहाँ पर खेती होगी तो लोग वहाँ पर ज़्यादा रहने लगेंगे और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा। नंबर 2 हो गया आपका, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। क्यों, कारण बताइए क्यों वाटर की अवेलेबिलिटी डिक्लाइन हो रही है। ये ट्रू है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन की वजह से या शहरों की तरफ जो लोग एक शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं, डिमांड फॉर फूड और कैश क्रॉप्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। लोग ऐसी खेती करने लगे हैं जिसको मार्केट में बेचकर उनको पैसे मिलें। तो उससे क्या होगा, क्या पड़ेगा भाई, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर डिमांड बढ़ती है अनाज की और खेती ज़्यादा होगी। खेती ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पानी की। और वो क्या होंगे, आपके वाटर के जो सोर्सेज हैं वो ड्राई कर जाएंगे। या फिर वाटर जो पॉल्यूशन वाला वाटर है वो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी, तो ये वाटर जो है पर पर्सन अवेलेबिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी। हर एक इंसान को कितना पानी मिलना चाहिए वो डिक्लाइन कर जाएगा। तो इसी तरह से अब रोज नेक्स्ट है आपका, रोज ऑफ ट्रीज planted rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movement is called intercropping। जी नहीं, उसे इंटरक्रॉपिंग बिल्कुल नहीं बोलते, हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसे शेल्टर बेल्ट के नाम से बोला जाता है। जो कोस्टल एरियाज में कोस्ट के चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं, उससे क्या होगा, जो हवाएं तेज चलती है या फिर जो कोस्ट के थ्रू जो पानी के जो खतरा बना रहता है वो उससे कहीं हद तक उसको कंट्रोल करने में जो पेड़ पौधे की जो एक लाइन बना दी जाती है वो इसको कंट्रोल करती है। या फिर खेती के चारों तरफ होता है शेल्टर बेल्ट। लेकिन इंटरक्रॉपिंग वो शेल्टर बेल्ट काम करेगी कोस्टल एरिया के लिए, लेकिन इंटरक्रॉपिंग का कोई वहाँ पर रोल नहीं है। इंटरक्रॉपिंग तो एक खेती का तरीका जहाँ पर आप कुछ गैप पीरियड का गैप देकर, कुछ महीने का 15 दिन का गैप देकर खेती करते हो। तो इंटरक्रॉपिंग भी सॉइल इरोजन को रोकती है, लेकिन ये एग्रीकल्चर के लिए पर्पज़ के, हम कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो ट्रीज प्लांट करके रखते हैं उसको शेल्टर बेल्ट बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन है, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। जी नहीं, जितना ह्यूमन का इंटरफेरेंस होगा और ये फिर इकोसिस्टम को मेंटेन नहीं करेगा बल्कि इसके बैलेंस को इम्बैलेंस होगा, जो इकोसिस्टम है खराब होगा। फॉल्स है। क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट और डिस्ट्रॉय करेगा इकोसिस्टम को। तो स्टूडेंट, आज के चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज हमने जो किए, मैं होप करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी के साथ आज का ये टॉपिक के जो एमसीक्यूज और क्वेश्चन किए यहीं पे समाप्त करते हैं। लेट्स कॉल इट ए डे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय। देखिए।